सब जानते हैं कि पैसे से बनता है पैसा और आपके पैसा बनाने की जर्नी में हम छोटा सा रोल प्ले करते हैं। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं देश के जाने माने वेल्थ बिल्डर से, ताकि उनसे हम सीख सकें, समझ सकें कि अभी क्या चल रहा है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में और आपको क्या करना है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लाती हूं ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा कॉन्वर्सेशन। पिछले कुछ सालों में भारत में करोड़ों नए इन्वेस्टर्स ने एसआईपी सिप के जरिए म्यूचुअल फंड का हाथ थामा। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो सवाल कम थे, लेकिन जब शेयर बाजार की वेव बदली तो इन्वेस्टर का मूड भी बदला। इन्वेस्टर क्वेश्चन करने लगे, नर्वस हो गए। बाजार में उतार चढ़ाव दिख रहा है, दुनिया में जियोपॉलिटिकल तनाव है, गोल्ड और सिल्वर की चर्चा है, एआई की चर्चा को कैसे भूल सकते हैं। और सिप के साथ साथ आजकल तो सिर्फ एसआईएफ की लहर भी चल रही है। गिफ्ट सिटी से आउटबाउंड फंड्स आ रहे हैं और नए प्रोडक्ट, नई चुनौतियों के बीच सिप इन्वेस्टर जब खड़ा हो रहा है तो अपने आप को थोड़ा सा लॉस्ट पा रहा है ना। आप भी लॉस्ट हैं क्या? तो चलिए, आपको हम गुम नहीं होने देंगे, क्योंकि आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया के वाइस चेयरमैन और सीईओ स्वरूप मोहंती जी। बहुत लंबे समय से स्वरूप सर को मैं अपने शो में लाने की कोशिश कर रही थी। स्वरूप सर, वेलकम टू मनी 9। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू ऑन योर शोज। इतना अच्छा चल रहा है आपका शो, सो इट्स माय गुड फॉर्चून। थैंक यू सर। तो थोड़ा सा स्वरूप सर की कंपनी का मैं इंट्रोडक्शन लेकर आई हूँ। तो स्वरूप सर को हम तो 30 सालों से भी ज़्यादा समय से देख रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए अलग अलग रोल में, पर इनकी कंपनी अभी जो है 2.34 लाख करोड़ का AUM मैनेज करती है, 80 लाख प्लस फोलियोज हैं और 886 करोड़ का मंथली सिप बुक है एज ऑन 30 जून 2026। तो स्वरूप सर, बहुत ही शानदार आपका भी सफ़र रहा है और मेरे एसेट का भी शानदार सफ़र रहा है। लेकिन मुझे सबसे पहले ये पूछना है कि अभी इन्वेस्टर जो है ना वो बहुत कंफ्यूज हो जा रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन लगता है ख़त्म हो गए हैं, फिर लगता है कि नहीं फिर से हो रहे हैं, फिर कुछ रिटेलिएशन होता है, फिर क्रूड बढ़ जाता है, फिर रुपए की वीकनेस से डर लगता है। तो इन सब को आप एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या आप सलाह देंगे ऐसे माहौल में? प्रियंका, एक्चुअली कंफ्यूजन काफी जायज है, क्योंकि जितने कुछ हो रहे हैं आपके इर्द गिर्द, इससे तो मन भटकने का एक बहुत ही नेचुरल सा स्वभाव है। आप खुद सोचिए, रात भर आप जाग के एक कंट्री में फुटबॉल मैच देख रहे हैं और सुबह बाजार होने से पहले वही कंट्री में वॉर्स का चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे विपरीत जब न्यूज़ आती है तो हमेशा सोचने लगते हैं कि हो क्या रहा है। बट इन्वेस्टिंग जो होती है वो बहुत ही बोरिंग सी जर्नी रहती है। जितना आप नॉइज़ आप हटा सकते हो और जो आप खुद कर सकते हो, उतना जितना आप कंसंट्रेशन वहाँ आप करोगे उतना ही बेहतर आप इन्वेस्टर बनोगे। ये नया इन्वेस्टर जब हम चालू करते हैं अपना जर्नी, तो कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट धीरे धीरे ये जर्नी समझ आती है लोगों को और तभी वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनते हैं। शायद नए इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी नॉइज़ है और आजकल इन्फॉर्मेशन आने में फ़ोन में तो एक सेकंड भी नहीं लगती है। तो हाउ टू अवॉइड नॉइज़ फ्रॉम सैनिटी एक जर्नी होती है। वो जर्नी ओवरनाइट लोग सीखते नहीं है, ये फैक्ट है। ओके, सो बोरिंग जर्नी है और आपको बहुत कुछ सीखना है यहाँ पर। तो आपके जैसे जितने भी हेड्स हैं म्यूचुअल फंड के और भी लोगों से मैं बात करती हूँ, सबसे एक लाइन मिलती है स्वरूप सर, और आप भी ये बोलते हैं हमारे आप सेशंस में जब भी आते हैं, आप कहते हैं इंडिया ग्रोथ स्टोरी मजबूत है, मुझे इस पर विश्वास है और आपको भी होना चाहिए। ठीक है, आपके बोलने से मैं विश्वास तो कर लूँ, लेकिन मुझे ये बताइए एक आम सिप निवेशक के लिए इसका मतलब क्या है जब आप कहते हैं इंडिया ग्रोथ स्टोरी? कैन यू ब्रेक दिस डाउन इन सिंपल लैंग्वेज फॉर अ पर्सन जो कि अभी शायद 5000 की सबसे फर्स्ट स्टेप रख रहा है, वो स्वरूप मोहंती को सुन रहा है, इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे मुझे विश्वास है आपको होना चाहिए, पर मुझे क्यों होना चाहिए? कैन यू ब्रेक दिस डाउन फॉर मी? 2-3 पॉइंट है प्रियंका इसमें। एक तो आप फाइनली जो डेटा है, डेटा पे ही आपको निर्भर रहना पड़ेगा। डेटा के अलावा जो भी है वो स्टोरी बन जाती है। डेटा ये कहती है कि इंडिया एक ही कंट्री है वर्ल्ड में जो 6% के आसपास ग्रो करेगी। ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो ये ग्रोथ रेट पे अटका हुआ है, राइट। अगर आप 10 ईयर एवरेज ग्रोथ भी देखें लास्ट
20-30 ईयर्स भी लेके निकालें डेटा, अगर शायद रोलिंग रिटर्न भी देखें, तो ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो ये ग्रोथ रेट पे एक कायम रहा है। ऐसा एवरेज ग्रोथ रेट किसी का नहीं रहा है। फाइनली जो कंट्री का ग्रोथ होता है वो हमारे जिंदगी में आके अटकता है, एंड दैट इज हाउ सब लोग आगे बढ़ते हैं। जो पर कैपिटा रहा है अपना कंट्री का, जब मैं शुरू किया था अपना नौकरी तो शायद कुछ $300-400 था, आज के डेट में $2,500 पे आके पहुंच चुका है, और ये अनुमान है कि नेक्स्ट 8-10 ईयर्स में 3,500 तक जाएगा पर कैपिटा जो हमारी कमाई होती है। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर हमारा 2,500 है वो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन पे आधारित है। सो हमारा पर कैपिटा, सपोज कोरिया जिसका पॉपुलेशन बहुत छोटा है, उससे कंपेयर करना इज नॉट राइट ऑल्सो। तो ये पॉपुलेशन में अगर 2,500 है, छोटी बात नहीं है, और आगे भी जो संभावनाएं हैं वो ऊपर के तरफ ही है, नीचे के तरफ नहीं है। फाइनली जब आप निवेश करते हैं ना, यू हैव टू बी एन ऑप्टिमिस्ट। आपको कल अच्छा लगना चाहिए, तभी आप निवेश करेंगे, नहीं तो आप क्यों करेंगे। और इंडिया का कल कंपेयर टू एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड काफी बेहतर है, बिकॉज 6% का ग्रोथ है, उसमें कोई इधर उधर नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत ये वार के चलते नीचे गया था, बट जैसे ऑयल का थोड़ा करेक्शन दिखा, प्रोजेक्शंस वापस आ गए। तो कंट्री अपने रास्ते ग्रो करेगा या करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वेश्चन इज आप क्या करेंगे। जब भी आप कंट्री में शामिल होंगे तभी आप ये ग्रोथ ले पाएंगे, नहीं तो बाहर बैठेंगे तो ये आपके पास ग्रोथ नहीं आएगा। इसमें सबसे एक आसान तरीका होता है कैपिटल मार्केट्स के जरिए से ये ग्रोथ अपने लाइफ में लाने का। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब आप निवेश करते हैं बाजार में, तभी ये ग्रोथ आपके लाइफ में लाने का एक बहुत बड़ा संभावना बन जाता है। एंड ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि आसान तरीका है। ओके, तो आप जो पिक्चर हमें दिखा रहे हैं वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है, मैक्रोज आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, पर शॉर्ट टर्म में मैं आपसे एक ऑनेस्ट कन्फेशन मांगना चाहूँगी। फरवरी में जब यूएस ईरान टेंशन शुरू होती है और अब जून तक में, क्या आपने कहीं कोई ऐसा मोमेंट रहा, आपको लगा कि ये जो है हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है? जब क्रूड रोर कर रहा था, रुपी का डाउनवर्ड फॉल जो है वो जारी था, महंगाई को लेकर बहुत सीरियस कंसर्न, इंपोर्ट बिल को लेकर सीरियस कंसर्न थे। ऑनेस्टली बताइए, आपको ऐसा नहीं लग रहा था? देखिए, मैं भी कैपिटल मार्केट्स बहुत लंबे समय से कवर कर रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगने लगा कि ये मुश्किल जो है ना, इससे निकलना जो है बहुत ही मतलब टेंशन वाली बात है। आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया था स्वरूप साहब? नहीं, पहले अगर मैं भी 25-26 साल का उम्र लेके बैठता तो शायद डगमगाता। मुझे भी काफी टाइम हो गए। और देखिए, दो तरीके के लोग होंगे ये बाजार में, राइट। जो इंडिया का 6% ग्रोथ कंपाउंड करके ये देख सकते हैं कि ये जो 3-4 ट्रिलियन का इकोनॉमी है वो 7-8 ट्रिलियन बन जाएगा। जिसका नज़र 7-8 ट्रिलियन पे रहेगा, उनका बिहेवियर एक अलग होगा। जो आज के डेट में ये वार देख के अपना कंक्लूजन बनाएंगे, उनका बिहेवियर कंप्लीटली अलग होगा। दोनों राइट है, कोई गलत नहीं है। अभी निवेश करते हैं तो निवेश तो लॉन्ग टर्म के लिए ही करते हैं। शॉर्ट टर्म अगर मुझे पता होता कि आगे जाके क्या होता तो शायद मैं सैलरी नहीं लेता, खुद का धंधा करता, राइट। वो सिर्फ भगवान को पता है। हम ये कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि अपना जो लाइफ का गोल है वो अपने इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे मैरी करेंगे, और वो लाइफ गोल्स नॉर्मली लॉन्ग टर्म ही होते हैं। अगर वो रास्ते पे चले तो शायद ये नॉइज हम अवॉइड कर सकते हैं। टू आंसर योर क्वेश्चन, कभी नहीं डगमगाया, क्योंकि एक इंडिया, जैसे मैं कह रहा था, एक आइसोलेटेड आइलैंड बन गया है। अगर आप यूएस और चाइना को अलग रखें तो ये तीसरा एक ही कंट्री है जो खुद अपना जो प्रोड्यूस करता है वही कंज्यूम करता है। हमारे कंजम्पशन 60-70% जो हम कंज्यूम करते हैं अपनी प्रोडक्शन ही कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए हमारा स्टोरी कायम रहेगा। एंड कोई भी आप कंपनी लेके चले, अगर लास्ट 3-4 साल आप शेयर मार्केट की तरफ देखें, आप भी ट्रैक करते हैं, हमारे नए कंपनीज अभी पब्लिक इशू ला रहे हैं। इनका ये कॉन्फिडेंस है कि शेयर बाजार में आगे जाके अपना अगर जर्नी दर्शाएं तो उनका भी जो क्या कहते हैं जर्नी या फॉर्च्यून बेहतर बनेगा। जो कॉन्फिडेंस ऑफ मेनी इंडियन कंपनीज की शेयर बाजार में आए वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि शेयर मार्केट काफ़ी ब्रॉड बेस्ड हो रही है। जैसे आप हमारे एएमसीज ही ले लें,
कितने एमसीज अभी बाजार में आ गए, पहले नहीं थे। हॉस्पिटल्स आर गेटिंग लिस्टेड, केमिकल कंपनीज आर गेटिंग लिस्टेड, लॉट ऑफ आईटी कंपनीज आर गेटिंग लिस्टेड। तो ब्रॉड बेस हो रहा है। और मेरा तो फेवरेट रहता है कैपिटल मार्केट्स। आप खुद देखिए कैपिटल मार्केट इंडेक्स में कितने नए नए प्लेयर्स आ गए हैं। पहले सिर्फ बैंक्स होते हैं, अभी पेमेंट्स आ गए, पेमेंट्स के आगे अभी फिनटेक भी आ गए। तो द इंडियन जो कॉर्पोरेट लैंडस्केप ना, every day is broadening. That speaks very highly of the underlying economy. अगर रुपी पे कॉन्सेंट्रेट करें तो इतना जो हम मुंबई वाले कहते हैं दिमाग का दही नहीं होता है। अगर आप डॉलर के तरफ से देखें तो यस, देयर इज जेन्युइन रीजन फॉर वरी। ये रुपी जो डेप्रिसिएशन हुआ है, इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा था, वो सिक्स्थ लार्जेस्ट बन गया इन अ मैटर ऑफ 6-8 मंथ्स। ये रिस्क आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बट डॉलर के तरफ से देखें तो जो आपके वरीज है वो जायज़ है। बट रुपी के तरफ देखें तो रुपी का जर्नी इवन आफ्टर डिवैल्यूएशन कायम है। यहाँ से ग्रोथ ही है, डी ग्रोथ नहीं है। सवाल यह है कि 6% ग्रो करेगा या 5% करेगा। 3% ग्रोथ की गुंजाइश ही नहीं है। सो दैट इज द ब्यूटी। ये नहीं है कि नेगेटिव ग्रोथ की तरफ देगा, कितना ग्रो करेगा इंडिया इज द क्वेश्चन। सो ये ग्रोथ जितना भी करेगा, और ये लीनियर नहीं होगा। अगर लीनियर होता तो हम सब रोबोट्स बन जाते हैं। और एक निवेशक के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। और ये जितना जल्दी समझ जाए उतना बेहतर निवेशक बनेंगे कि जब वॉलेटिलिटी होती है तभी अपॉर्चुनिटी आती है। तो नहीं आप तो एक तरफा चलता है। आपको लगता है 6% ग्रोथ रेट हम अचीव कर रहे होंगे? जी, उसमें कोई दो राय विद अप्स एंड डाउन या विद सब्सन एवरेज वही चलेगा। उसमें कोई शायद थोड़ा ऊपर जा सके जब आंकड़े ठीक हो जाएं। इसके नीचे तो मैं नहीं देखता इंडिया। ओके, सो अभी तक की बातचीत का जो एक मैं लेसन ले रही हूँ स्वरूप सर से, वो है दिमाग का दही नहीं करने का है, नॉइस को कट आउट करना, अपना फोकस ऑन रखना। लेकिन अगर कोई पहली बार एसआईपी शुरू करने वाला है, ठीक है, तो उससे आप सबसे पहले क्या समझाना चाहेंगे? ही और शी इज जस्ट अबाउट टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप, तो आप वो स्टेप लेने के पहले वो क्या तैयारी करवाना चाहेंगे उनको? प्रियंका, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो प्रैक्टिकली जो डेटा आया है इंडस्ट्री पे, उसी पे ही आधारित कुछ बोलना चाहता हूँ। एक तो जब एक्साइटमेंट दिखती है तभी लोग आते हैं, राइट। और थोड़ा बहुत जो स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न बहुत बड़ा दिखा, उसके चलते काफ़ी लोग आ गए, नथिंग रॉन्ग विद इट। बट जैसे मैंने पहले कहा था, आ तो गए हैं, बट ये जो प्रोसेस है इसको सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ये यंग इन्वेस्टर्स हैं, इनका इकोनॉमिक स्टेटस हमसे बेहतर है, इनका नॉलेज लेवल हमसे बेहतर है, और शायद डेफिनेटली इनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमसे डिफरेंट है, बेहतर है, ये भी मैं बोलूँगा। अगर ये 3 मैं ऐड करूँ और थोड़ा प्रोसेस अगर वो सीख जाएं तो ये आगे जाके बहुत ही ब्रिलियंट इन्वेस्टर्स बन सकते हैं, ऐसा मेरा 100% दावा है, राइट। तो ये प्रोसेस जानना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रोसेस ये है कि जितना आप एक्साइटमेंट कम करें अपने पोर्टफोलियो में, उतना आप स्टेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं। आप एक्साइटमेंट देख के आ चुके हैं, और थोड़ा एक्साइटमेंट के बारे में भी बात करना चाहता हूं। अगर आप लास्ट 30 इयर्स निफ्टी 50 देखें तो बिफोर कोविड 7-8 साल में निफ्टी 50 डबल करता था, राइट। बट ये कोविड में एक बेस मिल गया जिससे डबल 3.5 इयर्स में हो गया। इसके चलते रिटर्न्स थोड़े अबनॉर्मल लगने लगे। अभी शायद हम लोग वो पिछले सेम पीरियड के तरफ जा रहे हैं, तो 7-8 साल इज द एवरेज, शायद वहां जा रहे हैं। तो जो आप सोच के आए थे वो शायद नहीं होगा, इज समथिंग विच लास्ट 2 इयर्स हमें दर्शा रहा है। ये जितना जल्दी आप जहन में लाएं उतना आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी बेटर होगा। तो जो एक्साइटमेंट में दूर रह के, जो आपके जीवन के लिए जो मायने रखते हैं, जो पड़ाव, उसके ऊपर आधारित करके अगर आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनाएं, उसमें से एक पोर्टफोलियो बहुत ही आसानी से बन सकता है। वो पोर्टफोलियो पे अगर ध्यान दें जो आपका कंट्रोलेबल है, तो आप निवेश का जर्नी एक अच्छे तरीके से ले सकते हैं। हर एक निवेश को अपने लाइफ के बारे में कुछ मीनिंग लाएंगे, तभी ये निवेश का जर्नी अच्छा रहेगा। ओके, सो 3 थिंग्स। बोरिंग है, पहले जाइए, रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार रहिए, लेकिन बोरिंग हो सकते हैं फेजेस। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, इस पर मैं और हो सकते नहीं होंगे, वॉलेटाइल होंगे। ओके, सो एकदम नो मिंसिंग ऑफ वर्ड्स,
ठीक है, मैं एंकर हूँ, मैं मिन्स कर सकती हूँ, स्वरूप सर स्ट्रेट ऑन द पॉइंट, भैया होंगे, तैयार रहिए उसके लिए। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, मैं नोट्स बना रही हूँ, और आपने कहा कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए और निवेश इन्वेस्टमेंट के साथ एक गोल को मैरी करना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो जो शुरू कर रहे हैं वो, लेकिन जो ऑलरेडी हैं, ठीक है, और मैं हर कॉन्वर्सेशन में ये पूछ रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, लेकिन ये चिंता है क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड क्वेरीज का शो करती हूँ और उसमें सब कह रहे हैं कि भाई पैसा ही नहीं बन रहा है मेरे पोर्टफोलियो में, फ्लैट टू नेगेटिव जोन में नजर आ रहे हैं, और उसमें ना फिर हड़बड़ी शुरू हो जाती है, ये स्कीम बदल दें क्या, वो स्कीम बदल दें क्या, ये कर लें क्या, वहाँ पैसा डाल दें क्या, यहाँ एफडी में रहते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता जी, क्या गोल्ड और सिल्वर ले लें जी, और अब गोल्ड और सिल्वर वाले भी अभी रो रहे थे। सो यू नो, जिनका पोर्टफोलियो अभी पैसा नहीं बना रहा है, और ऑब्वियसली जो सितंबर 2024 का जो फेज था अभी तक जो रहा है, इसमें उनको क्या एडवाइस करेंगे, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा वो विचलित हैं, मैं कहूँगी सही शब्द हिंदी में कहूँ, विचलित हैं, ये चेंज कर लूँ, ये स्कीम बदल लूँ, वो कर लूँ। बट प्रियंका, हर हमारे जो लाइफ में हर एक पहलू लाइफ में ये होता है। अगर एक 2 बेडरूम घर में रहते हैं, किसी का 3 बेडरूम घर हमें पसंद है, एक कोई गाड़ी चलाते हैं, किसी और का गाड़ी भी हमें पसंद होता है। ऐसा नहीं कि हम अपना घर बेच के दूसरा घर ले लेते हैं या अपना गाड़ी बेच के दूसरा गाड़ी लेते हैं। हमारा एक सिंगल डोर का फ्रिज होगा, किसी का डबल डोर फ्रिज होगा। इसका मतलब नहीं कि हम अपने फ्रिज बेच के दूसरा फ्रिज ले लें। हर एक पहलू में अपने लाइफ में जो हमारे लिए ठीक होता है वही लेके चलते हैं। इसलिए निवेश में जो आपके लिए ठीक है उसमें अगर रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। हमेशा कुछ ना कुछ टेम्पटेशन तो लाइफ में रहता ही है। ये टेम्पटेशन में ना फॉल करने में ही भलाई है। और प्रियंका, जस्ट थिंक अबाउट इट, जब हम लोग चालू किए थे निवेश करीब 25-30 साल पहले, तब हमें भी लगा था कि ये रिटर्न जनरेशन का बिजनेस है, जो सबसे बेहतर रिटर्न है वही हमारे लिए ठीक है। बट धीरे धीरे जब आप मैच्योर करते हो तभी आपको पता चलता है कि ये रिस्क मिटिगेशन का बिजनेस है। आप कितना रिस्क ले सकते हो, आप जो रिस्क जितना ले सकते हो उसमें अगर इन्वेस्टेड हो तो बेहतर है आपके लिए। ये समझना थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हर एक पड़ाव में आपको रिस्क सिखाता है। कोई रिस्क अपने आप जो परखने का लेके पैदा नहीं होता है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी एक जर्नी है जो निवेश आपको सिखाती है, बहुत बेहतर सिखाती है। तो ये जब आप चालू किए थे, मैं भी जब शुरू किया था तो शायद बेस्ट रिटर्न के लिए आया था। अभी वैसा नहीं रहा मेरे लिए। मेरा रिटर्न प्रोफाइल इज 12%। तो 12% के लिए जो निवेश ठीक रहता है उसमें निवेश करता हूँ। अब किसी को 25% मिलता है तो उनके लिए बेटर है। मैं उसमें अभी तक वो और विचलित नहीं होता हूँ या डगमगा के यहाँ से वहाँ नहीं जाता हूँ। बट ये मैं कह रहा हूँ आफ्टर डूइंग दिस फॉर 30 ईयर्स। ओके, वेरी थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाता है। आप खुद देखिए, जो आप घर खरीदते हैं उसमें आप छोड़ के नहीं जाते हैं, वैसे ही ये प्रोसेस है, राइट? कुछ सोच समझ के अपना पैसा दिखा के सब कुछ लेके, फैमिली में कितना मेंबर्स लेके एक घर खरीदते हैं। हमेशा एक दूसरा घर होता है जो आपसे बेहतर होता है, बट वो आपकी जरूरत नहीं है, इसलिए वहां नहीं जाता है। सिमिलरली इन्वेस्टिंग इज वेरी सिमिलर टू दैट। सो आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट कहा कि मैं 12% के रिटर्न के लिए कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट, रिस्क को बचा रहा हूँ। अब जो 25% का रिटर्न चाहते हैं वो शायद ज़्यादा रिस्क ले रहे होंगे। सो डू यू हैव दैट रिस्क एपेटाइट? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट जर्नी का। सो आपकी बातों से लग रहा है स्वरूप सर कि इंडियन इन्वेस्टर्स को अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन को थोड़ा रीसेट करना होगा, क्योंकि आपने जब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को यही एडवाइस दिया है, वो जो कोविड के बाद जो हमने जो रिटर्न देखा था वो थोड़ा सा एबनॉर्मल था, और अब इसको रीसेट करने का टाइम आ गया। और कितना रीसेट करें? आज से 5 साल 10 साल में एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को कितना रिटर्न मिल सकता है? ये मैं एक बहुत सिंपल सा, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, किसी और का एनालिसिस नहीं। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश में रहता हूँ हमेशा। अगर इंडिया 6% ग्रोथ लेता है और अगर उसमें से 50% ऑफ इंडिया जीडीपी कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर विच डज नॉट कंट्रीब्यूट, माने बाहर से 12% ग्रोथ आ रहा होगा, ये मैथ्स कहता है, राइट? अगर 12% ग्रोथ लेके आप मान के चलें तो यू विल बी मोर रियलिस्टिक। अगर एक्टिव मैनेजर के पास आए तो शायद उसके ऊपर 1% आप ऐड कर सकते हो। तो बिटवीन 12 to 13% ऑन ब्रॉड मार्केट इज अ गुड प्रोजेक्शन, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर उसके ऊपर आप रिटर्न चाहेंगे तो आपका रिस्क भी उस हिसाब से बढ़ेगा।
वो आप समझ लें। नॉर्मली एक स्टेटमेंट होता है कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, उसको मैं थोड़ा चेंज करूंगा और ये कहूंगा हायर द रिस्क हायर शुड बी द रिटर्न। नॉर्मली रिस्क लेके भी शायद कहीं कहीं जगह आपको रिटर्न नहीं आता है, ये भी आप मान के चलें। बट अगर आप 12-13% में आप लेके चलें तो एक बेहतरीन और रियलिस्टिक, बेहतरीन तो नहीं बोलूंगा, एक रियलिस्टिक पोर्टफोलियो बन सकती है जो आगे जाके जो आपके डिजायर्स हैं उस हिसाब से, और आप 12-13% अगर कंपाउंड करें 10-12-15 साल में ना, खराब वैल्यू नहीं निकल के आता है, राइट। कोई भी फंड में अगर आप जो 12-13% कंपाउंड किए हैं उनको आप देख लें। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो एसेट क्लास का रिटर्न होता है ना, वो उतना ही रिटर्न आता है, राइट। तो जितना आजकल ऑल डेटा इज अवेलेबल, थोड़ा जहां निवेश कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपके फोन में। आजकल काफी एआई टूल्स आ गए हैं, उनसे भी आप पूछें तो सब कुछ बता देंगे। तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस मैं नहीं बता रहा हूं आपको, बट यही कह रहा हूं कि जो एसेट क्लास का रिटर्न पोटेंशियल है उतने तक आप अगर रखें तो बहुत बेहतर। उसके ऊपर लेने के लिए आपको पोर्टफोलियो चेंज करना पड़ेगा, शायद स्किल्स चेंज करने पड़ेंगे। वो फॉर अ न्यू इन्वेस्टर आई विल नॉट एडवाइस। ओके, सो 12 to 13% जो है एक एवरेज रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिल सकता है आपको। रिटर्न मैं अपने पोर्टफोलियो पे रखता हूं, 12-13 नहीं रखता हूं, बिकॉज मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। ओके, सो उसमें मेरे को डाउन साइड नहीं चाहिए, सो दैट्स व्हाई आई पुट इट एट 11-12%। ओके, अपने पर्सनल के लिए आप कह रहे हैं 11 to 12%, पर ऐसे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो लॉन्ग टर्म में 12 to 13% का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, राइट। सो नाउ आपने रिस्क की बात की और उसको हैंडल करना। सो रिटर्न पोटेंशियल हमने बात कर ली कि क्या हो सकता है, ठीक है, यानी रीसेट तो करना है 16-17-18% वाला रिटर्न को लेकर। प्रियंका, वो 16-17 लाने के लिए ना आपको पोर्टफोलियो चेंज करना पड़ता है। यू हैव टू गो इनटू स्पेसिफिक्स, जहां पे सर रिटर्न आ रहे हैं आपको बहुत फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है, वो पोर्टफोलियो चेंज करना पड़ता है। तो वो अगर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, किसी एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर से हेल्प ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया। बट जितना आप वो रिस्क लेंगे उतना आपका पोर्टफोलियो का रिस्क प्रोफाइल भी चेंज होगा, ये आप मान के चले। मैं रिस्क आपसे समझना चाहती थी, आपने हमें रिटर्न का बताया, तो रिस्क क्या होता है जब कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, तो आप उनको रिस्क क्या बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे? क्योंकि हुआ क्या कि हमने देखा कि भाई उनका पैसा बन रहा है, इनका पैसा बन रहा है, सबका पैसा बन रहा है और सबने इन्वेस्ट करना शुरू किया, रिस्क नहीं समझा, और जैसे ही हमने वो रिस्क वाला दौर जब देखना शुरू किया तो सब नर्वस हो गए, सब भागना चाह रहे थे, सबको एफडी, बैंक एफडी प्यारी लगने लगी। तो रिस्क भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, अगर बैंक एफडी आप देखें तो एक दो तरीके के रिस्क होते हैं। एक मार्केट रिस्क होता है और एक में अगर आप डेट देखें, आप बोल रहे हैं, वो एक क्रेडिट रिस्क होता है, राइट। क्रेडिट रिस्क में जब आप डेट में निवेश करते हैं तो आपका एक प्रिंसिपल होता है और कुछ एक इंटरेस्ट कंपोनेंट, सिंप्लीफाइड वर्ड में कहता हूँ इंटरेस्ट कंपोनेंट। क्रेडिट रिस्क में शायद वो दोनों आ जाते हैं पिक्चर में। वो एलिमिनेट करने के लिए आपको सोवरेन रिस्क जो हम कहते हैं, कंट्री पे आप निवेश करें तो सोवरेन इज एलिमिनेट्स क्रेडिट रिस्क, बिकॉज कंट्री एक गारंटी देती है कि अपना पैसा वापस देगी। तो अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स कैरी क्रेडिट रिस्क। इवन इफ इट इज अ बैंक अबव 5 lakhs देयर इज अ क्रेडिट रिस्क। ऐसा लिखित में भी है, थोड़ा आप पढ़ लें तो बेहतर है। बट जब आप बाजार में आ जाते हैं, बाजार के ऊपर नीचे का रिस्क रहता है। एंड एन बिजनेस का आप जब शेयर मार्केट में आते हैं तो आप एक कंपनी को ओन करते हैं और वो कंपनी का जर्नी आप खुद ओन करते हैं। अगर एक लीनियर लाइन है तो वो दर्शाएगा मार्केट में। अगर बिजनेस एक तरफा नहीं होता है, अपना डायनामिक एनवायरनमेंट में लेके चलता है। किसको पता था कि एक छोटी सी एक सी कॉल्ड हॉर्मस, उसका मेरे लाइफ के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन है। ऐसा एक ऑयल प्राइस चेंज हो जाएगा तो मेरे घर में वो इलेक्ट्रिक कुकर का अहमियत बढ़ जाता है। तो ये सब जब होते हैं तभी पता चलता है। रिस्क बता के नहीं आता है या अपने डोर पे नॉक करके नहीं आ जाता है। जब भी आता है तभी पता चलता है। बट अगर आप रिस्क प्रोफाइल अपना बेहतर करना चाहते हैं तो हर एक रिस्क पड़ाव एक कुछ सिखा जाती है, तो वो अगर आप नोट करके आगे उसको रिपीट ना करें, यू बिकम अ बेटर रिस्क प्रोफाइलर। रिस्क होता है टू अवॉइड डाउनसाइड। कितना आप कैपिटल नहीं लूज करेंगे, क्या क्षमता,
वो आपका रिस्क प्रोफाइल होता है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा रिस्क प्रोफाइल में 20-30% नीचे जा सकता हूँ अपना कैपिटल का, दैट इज माय रिस्क प्रोफाइल। और सबका रिस्क प्रोफाइल करेक्ट होता है। अगर कोई कहता है नहीं मुझे कैपिटल प्रोटेक्शन चाहिए, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। किसी का रिस्क प्रोफाइल गलत नहीं होता है, बट वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो जान लोगे अपने बारे में, फिर एक बेहतर इन्वेस्टर बन सकते हो। सर आपने कहा हमें सीखना चाहिए, ठीक है, ये वॉलेटाइल से। तो ये जो वॉलेटिलिटी अभी हमने देखी, मैंने जो सीखा वो ये कि हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो होना है वो वैसा ही होगा। हमारा कोई बस नहीं चलने वाला, ना ट्रंप पर ना ईरान पर। अब बस आप इन्वेस्टर को क्या बोलना चाहेंगे कि ये लेसन आप गांठ मान लीजिए और ये फिर होगा, ऐसा नहीं कि ये एक बार होके गुजर गया है। लर्निंग क्या रही है? प्रियंका, मेरा एक बेसिक एक स्टेटमेंट है, मैं बार बार इसको दोहराता हूँ कि क्योंकि जितना बार दोहराऊंगा शायद खुद को भी बताता हूँ, जब ये दोहराता हूँ बाकियों को भी बताता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है ना, 95% आपका जो पैसा बनता है वो आप कहाँ निवेश करते हैं उस पर बनता है, विच वी कॉल एसेट एलोकेशन, राइट। 5% आपका पैसा बनेगा ऑन मार्केट मूवमेंट, और जो हम नॉइज बोलते हैं, ये ऑयल में क्या हो गया, यूएस क्या कर रहा है, इंडियन ग्रोथ, 5% उससे होता है। बट लाइफ में क्या होता है, 95% हम उस पे चर्चा करते हैं, 5% हम अपने एसेट एलोकेशन पे चर्चा करते हैं। अगर थोड़ा आप चेंज कर दें और टिपिकली जो आपके कंट्रोल में है, कंट्रोल में क्या है, आप कितना निवेश कर सकते हैं और कितना दिन तक वो निवेश कर सकते हैं, यही दो आपके कंट्रोलेबल है। उस पे अगर आप ध्यान दें और सिर्फ उस पे ध्यान दें तो आपका लाइफ थोड़ा बेहतर हो सकता है। अब मैं सुबह उठ के नहीं बता सकता हूं कि यूएस क्या करेगा कल, राइट, उससे गाइडेंस ही ले सकता हूं। उस पे मेरा निवेश अगर आधारित है तो शायद मैं गलत हूं, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल प्लान में वो इनकॉर्पोरेटेड है। अगर इनकॉर्पोरेटेड नहीं होता तो शायद मैं 25-30% रिटर्न सोच रहा होता, जो दैट इटसेल्फ इज नॉट प्रोबेबल, बट वो सब सोच के ही मैंने एक 12% का एक रिटर्न रखा है। तो अगर मैं 12% पे खुश हूं तो एवरी ईयर मुझे 12% मिल रहा है कि नहीं वो मैं रिव्यू करूंगा। अगर 12% मिल रहा है तो किसी और को अगर 24% मिल रहा होगा, वो उनका नसीब मान के चलता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। बट द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, ये नॉइज आप इनकॉर्पोरेट करने के बाद ही आपका एक रिटर्न प्रोजेक्शन आता है। तो अगर उस पर ही फोकस रखें जो आपका कंट्रोलेबल है। ये जो मैं कह रहा हूं बहुत आसान है कहना, बट करना थोड़ा टाइम लगता है। एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस, लंबा एक्सपीरियंस, इसलिए हम आपको लेकर आए। नहीं, मार खा के सीखे ना हम लोग प्रियंका, हम भी मार्केट टाइमर्स थे, हम भी सोचते थे कि हम सब कुछ, और जब म्यूचुअल फंड का एक नौकरी आ जाता है तो हम तो सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, बट वो लॉस ले लेके ही सीखे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। स्वरूप सर, एक बात जो मैं आपसे करना चाह रही थी वो ये कि मेरे एसेट म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम्स हैं उसके अंडर परफॉर्मेंस को लेकर के काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। आप लोगों का जो है पोर्टफोलियो, आप क्वालिटी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई फील आप लोग क्वालिटी जो है उसको, क्वालिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखते हैं, और मुझे लगता है इंटरनेशनल मार्केट में यू वर वन ऑफ द फर्स्ट वन टू टेक द एक्सपोजर, और ईटीएफ्स में भी आई थिंक आप लोग लीड कर रहे हैं मार्केट में। इन सब के बावजूद आपके स्कीम्स की अंडर परफॉर्मेंस को लेकर के सवाल उठते हैं। लोगों को लग रहा है कि आप लोगों का परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू द मार्केट रिटर्न नहीं रहा है। तो क्या आप कुछ स्ट्रैटेजी बदलने की तैयारी कर रहे हैं या आप उसी कोर्स में स्टिक करेंगे? आप कैसे देखते हैं और इस पर आप क्या इन्वेस्टर को बताना चाहेंगे? देखिए प्रियंका, हर एक फंड का एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है। आपने कहा कि वी लाइक टू बाय अ गुड बिजनेस एट अ गुड प्राइस, राइट। अगर आप 2002, 23, 24 ये 2 साल देख के लें और थोड़ा भी गूगल करें, द होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग हमारे रेगुलेटर्स थे, वो भी कह रहे थे कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, राइट। और हम भी ये मानते थे। तो वो जो ओवर वैल्यूड पार्ट ऑफ द मार्केट में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। प्लस हमारा स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन होता है, हम एक ओवरवेट पोजीशन नहीं लेते हैं, राइट। अगर ये लास्ट 2-3 साल देखें, फंड मैनेजमेंट रिटर्न्स ब्रॉडली कुछ पॉकेट्स में आए हैं। ऐसे नहीं कि पॉकेट्स हमें पता नहीं थे, बट हम वो पॉकेट्स में पार्टिसिपेट ओवरवेट के जरिए नहीं किए हैं। इसलिए शायद जो डाइवर्सिफाइड स्टोरी है इंडस्ट्री का, वो थोड़ा बैकसीट लिया है इन द लास्ट 2-3 years। जैसे हम भी वो कैटेगरी में आते हैं, वी आर अ डाइवर्सिफाइड फंड। हम
एक स्टॉक में 4-5% के ऊपर नहीं जाते हैं, एक एक सेक्टर में एक लेवल के ऊपर नहीं जाएंगे, टू कीप द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द पोर्टफोलियो इंटैक्ट। अगर आप थोड़ा बहुत भी ओवरवेट जाते हो तो वो पोर्टफोलियो का रिस्क प्रोफाइल चेंज होता है, वो हम नहीं करते हैं, वो नहीं किए थे। आज के डेट में अगर आप हमारे फंड्स देखें तो 92% ऑफ आवर फंड्स आर आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क करेंटली। देखिए, आप मार्केट में क्यों एक फंड मैनेजर के लिए आते हैं? आप थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे तो आपको भी 40-50 स्टॉक अच्छे लगेंगे, वो पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। आप एक फंड मैनेजर के लिए आते हैं कि साइकिल कैच करने के लिए। वो जो कोई एक फंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट का ना दो तरीके का होता है, एक साइंस होता है, एक आर्ट होता है। साइंस होता है इन फाइंडिंग दैट 30-40 स्टॉक्स विच जब मार्केट की ट्रांसपेरेंसी बढ़ने लगी है तो वो साइंस धीरे धीरे सबको पता हो जाएगा, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं रहेगा। तभी एक्टिव फंड मैनेजमेंट एक इंडेक्स इन्वेस्टिंग की तरफ या ETF इन्वेस्टिंग की तरफ झुक जाती है। वर्ल्ड वाइड पीपल बाय द इंडेक्स नाउ। वेरी फ्यू कंट्रीज लाइक इंडिया स्टिल हैव एक्टिव मैनेजमेंट, क्योंकि आज के डेट में भी इंडिया में काफी न्यू IPOs आ रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स फंड मैनेजर्स के लिए चॉइस है। एक्टिव मैनेजमेंट हैज इट्स ओन पोजीशन, बट जो आर्ट है इन फाइंडिंग द साइकिल इज व्हाई द फंड मैनेजर है। एक छोटा सा आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास 5 फंड है और 5 के 5 फंड परफॉर्म कर रहे हैं एक साथ, तो समथिंग इज रॉन्ग विद द पोर्टफोलियो। आपके बाजार वो साइकिल में है जो पूरा साइकिल चल रहा है। अगर साइकिल चेंज होगा तो ये पोर्टफोलियो अलग दर्शाएगा, राइट? हमारा ये फर्स्ट टाइम हुआ है प्रियंका कि हम थोड़ा साइकिल के बाहर, ऐसा 2 साल कभी नहीं हुआ था कि हम बाहर थे। बट अगर आज मैं आपको बहुत खुशी के साथ तो नहीं, बट एक बेसिक स्टेटमेंट दे रहा हूं, अगर 90% ऑफ आवर फंड्स हैव स्टार्टेड बीटिंग बेंचमार्क, तो टू आंसर योर क्वेश्चन, हम अपने स्टाइल पे कायम रहेंगे परपेचुअली, उसमें चेंज नहीं होगा। शायद स्टाइल ऑफ फंड मैनेजर्स चेंज करेंगे, या जो नए फंड मैनेजर्स हम चुनेंगे उनका स्टाइल हमारा स्टाइल से शायद चेंज होगा, सो दैट एज अ फंड हाउस हम आपको 4-5 स्टाइल दे सकते हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बट जो निवेशक का बेसिक रिस्क प्रोफाइल है इन डाइवर्सिफिकेशन, वो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। ओके, सो डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलेगा, लेकिन रिस्क को भी आप उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं, केवल रिटर्न के पीछे नहीं भागते। हमेशा आप अपना रिस्क फ्रेमवर्क ठीक रखेंगे तो ऑन अ लॉन्ग रन आपका रिटर्न रहता है, ये आप मान के चले, ये हम मानते हैं। स्वरूप सर, आपको लग रहा है हम अगले बुल रन के लिए तैयार हो रहे हैं? और कौन से वो सेक्टर्स हैं जो आप वॉच आउट करेंगे? क्या लार्ज कैप के दिन चले गए, स्मॉल और मिड कैप की अब बारी आ रही है? काफी ठंडे रहे स्मॉल और मिड कैप। देखिए, अगर रिटर्न देखें तो रिटर्न तो मिड और स्मॉल कैप बाय थ्योरी लार्ज कैप से ज्यादा देने चाहिए, राइट? यू आर टेकिंग मोर रिस्क, अगेन ब्रिंगिंग बैक रिस्क टू द डिस्कशन। बट what has happened in the last 3 years is pretty interesting. अगर आप लास्ट 3-4 साल देखें, नंबर ऑफ IPOs और नए कंपनीज जो आए हैं, 80% ऑफ देम आर इन द मिड एंड स्मॉल। 2016 में हमने अपना मिड कैप फंड, तब मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप कहलाता था, उसको हमने बंद किया था ये कह के कि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है मार्केट में। बट वो दिन गए। ये जो ब्रॉड बेस हो रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट, ब्रॉड बेसिंग मोर और लेस मिड और स्मॉल में ही हो रहा है, इसलिए अपॉर्चुनिटीज उधर काफी बेहतर बन गए हैं। तो जस्ट टू कैच जो मार्केट का जो लेंथ एंड ब्रेड्थ ना, उसके चलते आपको एलोकेशन थोड़ा मिड एंड स्मॉल में बढ़ाना पड़ेगा। और इनके मार्केट कैप साइजेस छोटे नहीं हैं, बड़े बन गए हैं। सो फंड मैनेजर्स के लिए चॉइस बढ़ गए हैं, इसलिए पोर्टफोलियो का चेंज, जो हम लोग पहले बोलते थे 70-30, लार्ज कैप 70 होना चाहिए और मिड एंड स्मॉल में 30 होना चाहिए, एक ब्रॉड डायरेक्टिव जाता था विदाउट कंसिडरिंग एनीबॉडीज रिस्क प्रोफाइल, वो शायद मैं 50-50 कर लूंगा। नॉट दैट लार्ज कैप के रिटर्न पोटेंशियल कम हो गए हैं या कहीं और बेहतर है, बट अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट इन मिड एंड स्मॉल बढ़ गए हैं। तो वो अगर करें तो शायद आप पूरा मार्केट का एक अपने पोर्टफोलियो में एक फ्लेवर ला सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड ऑन सेक्टर्स, Yes. On sectors, yes. Going forward, कौन से सेक्टर्स हैं जो स्वरूप मोहंती कीनली वॉच कर रहे हैं? We want to get into your mind. As a fund house बताता हूँ, as a fund house we are always very constructive on financials. इसमें अगर मैं जीरो इन करूँ तो प्राइवेट बैंक हमें अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं,
हेल्थ केयर जो हमारा कॉल हमेशा रहा है वो थोड़ा बहुत चला है, एंड आगे जाके हेल्थ केयर ऑल्सो रिमेन्स अ कोर ऑफ द पोर्टफोलियो। एक जो इंडिया का स्टेटस चेंज हो रहा है फ्रॉम पर कैपिटा 2500 से ये जो 3000 या 3300 3500 तक जाएगा, उसमें एक कहानी बन रही है। एक इंडियन इन्वेस्टर जो लो एंड मिड लेवल कंज्यूमर था, वो शायद एक मिड एंड हाई लेवल कंज्यूमर तक जा रहा है, राइट? उसमें जो कंज्यूमेबल डिस्क्रिशनरी है वो उसमें भी अच्छे पॉकेट्स मिलते हैं। बट कुछ ऑन द पैसिव साइड दो तीन इंडेक्स में कहना चाहता हूँ। एक है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स पे हम बहुत कंस्ट्रक्टिव हैं। अभी इंडिया का नेक्स्ट 15 ईयर्स तो मैन्युफैक्चरिंग ही बनेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बना तो द रिस्क ऑफ द कंट्री विल ग्रो सब्सटेंशियली। और वो इंडेक्स भी अच्छा किया है। हमारा जो ETF है, मैन्युफैक्चरिंग ETF, काफ़ी अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड उसको बनते हुए नजर आ रहा है। फॉर द यंग आगे जाके एक EV और एनर्जी और कंजम्पशन, ये तीन बहुत अच्छे लग रहे हैं हमें फ्रॉम द नेक्स्ट 5-10 ईयर परस्पेक्टिव। और कमोडिटीज हैव मेड अ सीरियस प्ले। तो यहाँ से अगर आप तीनों एसेट क्लास देखें, स्कोप इन ऑल एसेट क्लासेस देयर। बट मेरा एक जो पर्सनल ओपिनियन रहता है, तो आज नहीं तो कल जाके एक IT अच्छा लगने लगेगा सबको। तो यहाँ से आप एक SIP कर सकते हो। मेरा आई डोंट हैव एन IT एक्टिव फंड, बट वो एक अगर पर्सनल बोले तो आई एम कॉलिंग दिस आउट। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आई हैड सेड मिड कैप are looking better to me. Very few people had agreed with me, but look at the rebound of mid cap funds in the market. तो थोड़ा अगर आप कॉन्ट्रा रहेंगे तो शायद पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन बेटर रहेगा। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन रहता है कि जो सेक्टर या कैटेगरी का रिटर्न सबसे ज्यादा हो गया होगा नियर टर्म, उसमें अगला एलोकेशन सबसे कम रहता है, क्योंकि वो साइकिल चल चुका है। जो जहां पे अच्छे पॉकेट्स हैं, रिटर्न नहीं आए, अगर वहां निवेश करें तो पोर्टफोलियो बेहतर बनने का बहुत ही अच्छा संभावना है। और एक जब भी हम निवेश करते हैं ना, मार्केट कैप पे बहुत ज्यादा फोकस हो गया है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के आगे नहीं देखते हैं। अगर ये फोकस थोड़ा ब्रॉडन करें ना, छोटे छोटे पॉकेट्स में रिटर्न के अच्छे संभावनाएं हैं। जो छोटे पॉकेट्स मैंने कहा है, सपोज मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल मार्केट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंडिया इज द मोस्ट डाइवर्सिफाइड कैपिटल मार्केट इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड। सो एक कैपिटल मार्केट ETF अगर आप लें तो these are small pockets which you can add to the portfolio. और स्वरूप सर, AI की गाड़ी छूट गई है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गाड़ी भारत से अभी छूट तो गई बनी है। और आप लोगों का फोकस? प्रियंका, थोड़ा एज हो गया हमें, तो मैं आपको याद दिला दूं, पहले जब इंटरनेट आया था तो ऐसे ही लग रहा था सबको, राइट? यस, व्हाट इज अ लिटिल सैड, जो एज एन इंडिविजुअल काफी टाइम में सोचता हूं कि एज अ कंट्री वी वर टेक लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। हमसे AI कैसे अभी तक छूटा हुआ है, ये कभी कभी मैं सोचता हूँ। सोचना अभी तक छूटना नहीं चाहिए था, बट थोड़ा लेट चालू कर रहे हैं। बट सम ऑफ दोज ग्रीन शूट्स हैव स्टार्टेड। प्लस वर्ल्ड में अगर आप देखें, काफी पैसा चला गया है ऑन AI, एंड कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं। फाइनली लोगों को पता चल रहा है कि डेटा सेंटर के रिस्क क्या है। और अगर AI जो इन्वेस्टमेंट्स इतना पैसा है विदाउट रिटर्न्स, अभी लोगों को वो बैलेंस शीट में भी रिटर्न चाहिए। तो ये सब क्वेश्चंस जब आते हैं, तो जो नॉन AI सेगमेंट है ना, जो बिल्कुल पिटा हुआ है, उधर अपॉर्चुनिटीज लगने लगते हैं। तो जैसे ग्लोबल मार्केट बहुत चला अच्छा, उसमें जब इंडिया नहीं चला है, आज के डेट में इंडिया अपॉर्चुनिटी लगता है मुझे। बट आई विल नॉट एग्री कि AI छूट गया है। थोड़ा लेट हमसे शुरुआत हुई है, बट इंडियंस आर क्विक लर्नर्स। डोंट डिस्काउंट इंडियंस येट। ओके सर, क्लोज करो उससे पहले, जब FIIs निकल रहे थे, DIIs ने संभाला, और फिर ये बहस छिड़ गई कि क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बबल बन रहा है। आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे वो सिप इन्वेस्टर को जो हर महीने एक छोटी रकम डाल रहा है क्योंकि वो स्वरूप मोहंती को सुन रहा है, वो इन्वेस्टमेंट सीख रहा है और कर रहा है, पर उसको फिर लग रहा है, डर लग रहा है, कह रहे कि ये तो बबल है। प्रियंका, फिर फॉर दैट सिप इन्वेस्टर लेट अस डिसाइड वन थिंग टुडे। ये डेट हर एक साल हम ये डिस्कशन करते हैं कि आप डटे रहें और भरोसा रखें स्टॉक मार्केट पे। एवरी ईयर इसको आके रिव्यू करते हैं ना, और देखते हैं अगर हम लोग ठीक हैं
या जो नॉइज की तरफ जाके एसआईपी बंद कर रहे हैं वो ठीक है। देखिए, उनका पैसा है, उस पे मेरा कोई व्यू नहीं है। अगर आप कुछ सोच के, एक छोटा सा होमवर्क उनको देना चाहता हूं, जो सोच के आपने एसआईपी बंद किया है जो भी फंड में, वही फंड का एनएवी आप 1 साल 2 साल 3 साल बाद आप देखें और आपको आंसर खुद मिल जाएगा। राइट? आपने डिसाइड किया आपका पैसा है, नो प्रॉब्लम। आप, जो आपका कॉल है वो ठीक है कि नहीं, वो भी जाके एसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज एन इन्वेस्टर। आप वो एग्जिट एनएवी ना लिख के रखें कि ये एनएवी में मैं एग्जिट किया था, ये आई हैड गॉन आउट ऑफ द फंड। और वो एनएवी ना 1 साल बाद देखें, 2 साल बाद देखें, 3 साल बाद देखें। जो मैं नहीं कर रहा हूं वो आपका आंसर आपको खुद मिलेगा। आप खुद से तो यू शुड नॉट बी रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ, राइट? ये एक तरफा ग्रोथ है 6% का, वो ग्रोथ आपको मिलेगा अगर आप बैठें। जो रिटर्न आप देख रहे हैं, जिन्होंने निवेश किया था उनको मिला है, वो पास्ट है, राइट? आगे जब आप देख रहे हैं ना, तो उस पर ध्यान दें। और अगर आप ये सब नॉइज दे के निकल जा रहे हैं, तो राइट डाउन दैट एग्जिट एनएवी विल बी माई ओनली सबमिशन। और 1 साल बाद जब प्रियंका और मैं ये शो करेंगे, तभी उस पर चर्चा करेंगे। ओके, सो वो जो बड़ा सा बबल है जिसका क्वेश्चन मैंने रखा, उस पर पिन चुप हो दिया है स्वरूप सर ने। नहीं, एक लास्ट स्टेटमेंट। ओके, बबल की बात कर रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं वर्ल्ड में ना 14-15 स्टॉक लोग खरीद रहे हैं यस, यूएस में, राइट? कॉन्सेंट्रेटेड। कोरिया में 3, हाँ, कोरिया में 3 स्टॉक खरीद रहे हैं, ताइवान में 1 स्टॉक खरीद रहे हैं। बट व्हाट हैज हैपेंड इज उनका फाइनेंशियल पेनिट्रेशन कंप्लीट है। पूरा कंट्री वो 14 स्टॉक्स में निवेश है। इन कोरिया तो पूरा कंट्री इज बाइंग दोस 3 स्टॉक। और ये जो 2 साल में जो उनका अपसाइड दिखा, उसमें उनका वेल्थ क्रिएशन हो गया है। सो जब भी फाइनेंशियल पेनिट्रेशन बढ़ता है कोई भी कंट्री में ना, तो वेल्थ क्रिएशन की गुंजाइश ये सब पॉकेट्स में बहुत बढ़ जाते हैं। तो अभी तक तो हमारा पेनिट्रेशन कुछ 4-5% है, यहाँ से पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो तब शायद ये बहुत छोटा लगेगा, निवेश का अमाउंट बबल नहीं लगेगा। ओके, सो मैदान के लिए अभी अभी पूरा निवेश के लिए पूरा मैदान खाली है। सो जी जी। स्वरूप सर ने हमें लेसन्स भी दिया और होमवर्क भी दिया। एग्जिट एनएवी नोट करना नहीं भूलेगा, और इसलिए मैंने वेल्थ बिल्डर ऑफ द कंट्री मानती हूँ। स्वरूप जी जैसे वॉइसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें सुनना, और आज हम उन्हें इसीलिए लेकर आए थे। बहुत बिजी रहते हैं, बहुत लंबे समय के बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिला सर का इस बातचीत के लिए, पर नेवरदलेस इंतजार का फल जो है वो मीठा होता है, पता चल गया स्वरूप सर। थैंक यू सो मच फॉर योर time and for all the information that you shared. No, thank you so much for having me. Really pleasure. Okay, so स्वरूप मोहंती जी से बात हो रही थी, और ध्यान से सुनिएगा। मैंने शुरुआत में क्या कहा था, पैसा आपका, डिसीजन आपका होगा। लेकिन वो जब डिसीजन लेंगे ना, तो स्वरूप जी ने बहुत कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको दिए हैं जो आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करेंगे। तो थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए। ऐसा ना वैसा पैसा का ये कॉन्वर्सेशन आपको कैसा लगा, ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, इंतज़ार रहेगा। आपको इनकी कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, आप कौन सी बात अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में इम्प्लीमेंट करेंगे, हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।